जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ भारतीय संविधान के विकास के क्रम में चर्चा किया था और उसमें मैंने आपके साथ 1892 के भारत शासन अधिनियम के विषय में चर्चा किया। अब उसके आगे के क्रम में जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है, अक्सर पूछा जाता है और इसको बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मैंने आपसे 1892 के अधिनियम के विषय में जो चर्चा किया था उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो भारत परिषद है या केंद्रीय परिषद है या केंद्र की जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 16 और मिनिमम 10 किए जाने की बात कही गई। प्रांतों में मैंने आपसे चर्चा किया था तो मैंने आपसे कहा मद्रास, बंबई और बंगाल में सदस्यों की जो मिनिमम संख्या है वो 8 और मैक्सिमम संख्या की जो बात किया मैंने वो 20 की बात किया था। और वहीं पे आपसे एक और बात मैंने किया कि निर्वाचन की पद्धति को अपना लिया गया, लेकिन निर्वाचन की जो पद्धति अपना लिया गया वह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन को अपनाया गया। लेकिन अब 1919 देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्रांतिकारी संगठन उभर रहे थे भारत के अंदर, और बीडी सावरकर जैसे लोग, और इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा बीडी सावरकर, और इसके बाद अरविंदो घोष और अदरवाइज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे आपको क्रांतिकारी लोगों से आपका परिचय होता जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बीडी सावरकर अभिनव भारत का निर्माण किया था उन्होंने, अभिनव भारत का। वो तो इतिहास में मैं आपको जब नेशनल मूवमेंट के विषय में चर्चा करूंगा आपके साथ तब ब्रॉड रूप से उसके विषय में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें तो वहां पर क्रांतिकारी संगठन फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे। तो बंगाल उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और कह सकते हैं कि बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम का जो एरिया है ये सभी एक प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। जो आज का बांग्लादेश देख रहे हैं वो भी बंगाल का ही भाग था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब 1947 में देश आजाद होता है, देश आजाद होने के उपरांत जैसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र इस विश्व के पटल पर आते हैं, भारत और पाकिस्तान नाम के, तो पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिले थे। एक तो पश्चिम का क्षेत्र मिला था और एक एकदम पूर्वी क्षेत्र मिला था। तो जो पूरब का क्षेत्र था उसे पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम का क्षेत्र था उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन याद रखें, बाद में सन 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आता है, और ये बांग्लादेश जो है वो बंगाल का ही भाग है। बंगाल का पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में और बंगाल का पश्चिमी भाग आज का वर्तमान का पश्चिम बंगाल के रूप में स्थापित है, ठीक है। तो दरअसल क्या हुआ, सन 1800, मैं थोड़ा सा इतिहास के घटनाक्रम में चर्चा करूंगा आपसे कि 1899 से लेके 1905 तक, 1899 से लेके 1905 तक का एक कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। ये वायसराय था उस टाइम का, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन ने वैसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए भारत में, लेकिन इसने जो बंगाल विभाजन किया उसके बाद से इसे भारत का सबसे नकारा वायसराय या सबसे बेकार वायसराय की संज्ञा दी जाती है, या कहा जाता है सबसे क्रूर वायसराय था। ठीक है, दरअसल समस्या क्या आ जाती है, बंगाल विभाजन के लिए शायद बंगाल विभाजन ना होता, लेकिन बंगाल विभाजन होना उस समय इसलिए जरूरी हो गया था, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि इसलिए जरूरी हो गया था। हम तो चाहते थे बंगाल का कभी विभाजन ही ना हो, है कि नहीं? मेरी बात से सहमत है ना? हम तो चाहते थे हमारे देश का कभी डिवीजन ही ना हो, लेकिन क्या है ना, जो बाहरी कुछ छुटपुट चिरकुट टाइप की शक्तियां आई, उन लोगों ने हमें बांटने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है भारत देश कि क्षेत्र बट गए, धर्म बट गए, लेकिन संस्कृत बांटने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। संस्कृत नहीं बटे, बल्कि जो फॉरेनर आए हमारे देश में, उन्होंने हमारे संस्कृति को अपना लिया। यह हमारा प्लस पॉइंट था। अब आगे देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया। लॉर्ड कर्जन ने एक बात बताई कि जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो यह क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा था। किसका गढ़? क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा था। क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा था। अब जब ये क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा अब क्या किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाई। भाई, अंग्रेजों की नीति तो पहले से थी, फूट डालो और राज करो। अब उसी को इंप्लीमेंट किया इसने। यहां पर इंप्लीमेंट में क्या किया इसने एक कह सकते हैं बिल पारित किया, और उसमें कहा कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण उसमें किसी एक स्थान से शासन कर पाना कठिन हो रहा है। इस वजह से इसका पार्टीशन करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब इसको 2 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, उसी को भैया बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। जैसे बंगाल विभाजन हुआ, ध्यान दे लीजिए, जैसे बंगाल विभाजन हुआ, वैसे लॉर्ड कर्जन को तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन बुला लिया। वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कर्जन को ब्रिटेन वापस बुला लिया, और फिर वहां बुलाने के बाद उसका भव्य स्वागत किया। उसका भव्य स्वागत किया गया। भाई, ब्रिटेन के लिए तो बेहतर करके गया है ना, भारतीयों के लिए भले समस्या खड़ी कर गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी उसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया, जिस दिन बंटवारा हुआ, और उसके वो भारत के इतिहास में एक काला दिन के रूप में घोषित किया गया। और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध करके अपनी एकता का परचम फहराया, अपनी एकता को दिखाया कि यूनिट इज ए पावर, एकता में शक्ति होती है। भले आप हमें कितना तोड़ दो, भले हमें आप कितना बांट दो, लेकिन हम भारतीय कभी टूट नहीं सकते, हम एक हैं। और उसका प्रमाण रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दिया। किस माध्यम से? हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों में धागा बांध करके बताया कि नहीं, यूनिट इज ए पावर, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, और हमेशा एक रहेंगे। आज भी देख लीजिए, अरुणाचल से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, भले विभिन्न प्रकार के भाषाएं हों, विभिन्न प्रकार के भोजन का मतलब सबके डिश हों, विभिन्न प्रकार के पहनावा हो, लेकिन जब देश की बात आती है, देश की यान की बात आती है, तब हम भारतीय एक हैं। क्योंकि कहा गया है, हम भारत के लोग, हम प्रेमबल में सीधा सीधा क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसीलिए कहा जाता है ना कि मेरा देश जो है ना सहिष्णु है। मेरे देश में कहीं पर भी किसी भी धर्म को मेरा संविधान अव्वल दर्जे पे नहीं रखता। मेरा संविधान सीधे से कहता है कि हमारे लिए सभी धर्म एक समान हैं। तो आगे देखिएगा, इसीलिए भाइयों एक प्रेयर है, दोस्तों एक प्रेयर है, कभी भी धर्म के नाम पर, किसी के कहने के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनिएगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये तो अलग बात है, पंथ है, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग हैं अलग अलग, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर ये बात आपको जानना हो तो सन 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन का स्वामी विवेकानंद जी का उस वक्तव्य को सुन लीजिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बंगाल जब विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद जैसे इसने विभाजन किया, भारत में पूरा इसका विद्रोह होने लगा, इसका विरोध करने लगे लोग। जैसे विरोध करने लगे वैसे तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पुनः वापस बुला लिया और इसके जगह में भारत में दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा गया। उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसका नाम था लॉर्ड मिंटो सेकंड। क्या कहा गया इसको? लॉर्ड मिंटो सेकंड। और भारत सचिव के रूप में कौन आया? भारत सचिव के रूप में, भारत सचिव के रूप में लॉर्ड मार्ले। कौन आया? लॉर्ड मार्ले भारत आए। ठीक है, इसीलिए मार्ले और मिंटो की सहमति से जो ये सुधार से संबंधित अधिनियम लाया गया, इसी वजह से इस अधिनियम को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, अब देखो इसमें सुधार क्या हुआ। उसी के बाद जैसे बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होने के बाद कांग्रेसियों ने स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया दोस्तों। और जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया ना, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने के उपरांत जो अंग्रेज थे उन्होंने मुस्लिमों के साथ मुलाकात की और मुस्लिमों को इतना भड़काया कि उनको कहा कि भैया हिंदुओं के लिए तो एक संस्था है, हिंदुओं का नेतृत्व करने के लिए तो एक पार्टी है, लेकिन आपके पास कौन है? आपको ना तो वहां पर इज्जत मिलती है, ना तो आपको वहां पर पद मिलता है, तो आप क्यों ना अपने लिए एक पार्टी का गठन कर लें। देखिए, ये होता है जब आपस में फूट होती है तो तीसरा कैसे बेनिफिट उठाता है। अंग्रेजों को देख लो, जब उन्होंने देखा हिंदू मुसलमान से घृणा रखता है, मुस्लिम हिंदू से घृणा रखता है, मतलब एक दूसरे से घृणा रखते हैं, हाँ, एक देश के अंदर, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका हम बेनिफिट उठा लें। जब ऐसा बात हुआ तब उसी टाइम बंगाल के नवाब थे, क्या नाम था उनका, बंगाल के नवाब थे। उन्होंने क्या किया कि आगा खां साहब को मिंटो साहब से मिलने हिमाचल प्रदेश भेजा, क्योंकि शिमला में ठहरे हुए थे। इसीलिए मिंटो साहब को हार्मेट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वहां पर ठहरे हुए थे। जब वहां पर इनसे बात करने गए, बात करने के उपरांत जब वहां पे आगा खां बात किए, तो बात करने के उपरांत ये पता चला कि चलिए ठीक है, अगर आपने ऐसा कहा है आपको अलग से एक पार्टी बनाना है, तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी बना लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो अब आप देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, मुसलमानों ने पैरवी किया, मुस्लिम भाइयों ने पैरवी किया। क्यों किया पता है? क्योंकि अंग्रेजों ने गुमराह किया था उनको अंग्रेजों ने गुमराह किया, और उसी गुमराह की वजह से वो लोग जो है मांग कर बैठे हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो अंग्रेजों ने दोनों हाथ में लड्डू की तरह उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम इस बात को आपकी इस बात को कहां पहुंचाएंगे? ब्रिटिश क्राउन के पास और ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में आपकी इस बात को हम जरूर रखेंगे। फिर इनकी ये बात हाउस ऑफ कॉमन में रखी जाती है और हाउस ऑफ कॉमन ने इसको पारित कर दिया। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए। देखिए, फूट डालो और राज करो, यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। अगर उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल मिल जाएगा तो उतना ही हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। यह मेरे देश का दुर्भाग्य था उस समय का।
यह मेरे देश का उस समय का दुर्भाग्य था। आज तो हम सब जानते हैं कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी, कोई भी दूसरे गांव का, दूसरे के घर का अगर आएगा, अगर आप शिक्षित हैं तो इतना तो जान ही लेते हैं कि मेरे जो पास का है वो मेरे लिए बेहतर होगा कि जो दूर का है वो बेहतर होगा। ये तो आप साधारणतया इतना समझदार हैं तो जानते हैं कि जो पास में है वो तुरंत मदद में आएगा, जो दूर में है वो दूर दूर ही रहेगा। इसीलिए ध्यान दें, कभी एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से ना देखें। इतना आप लोगों से मेरी प्रेयर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये देखिए लॉर्ड मिंटो साहब ने इतना किया यहाँ पे। अब जब इतनी सी बात हो गई और इतनी बात होने के बाद जब यहाँ पे अधिनियम, मतलब वहाँ हाउस ऑफ कॉमन में अधिनियम पारित हो गया, पारित होने के बाद जब भारत में आया, भारत में जैसे ये अधिनियम आता है इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते। देखें, जब इतनी सी बात हो गई तो आ गया भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 आ गया। जब ये आया, जब ये लागू हुआ, लागू होने के बाद पता चला, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि मुस्लिमों को, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए, मंडल दे दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी कंडीशन देखें, निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार कर लिया गया, निर्वाचन की पद्धति को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, कर लिया गया, ठीक है। निर्वाचन की पद्धति को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। और देखो भैया इसमें क्या व्यवस्था है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को विडंबना देखिए, महिलाओं को मतदान से वंचित कर दिया गया, मतदान से वंचित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। देखिए विडंबना, देखिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, निर्वाचन की पद्धति को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया, लेकिन महिलाओं को मतदान से वंचित कर दिया गया। ध्यान दें, ये चीजें हैं, इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपसे आगे इसके विषय में चर्चा करता हूं मैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महिलाओं को मतदान से वंचित कर दिया गया। और देखिए निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए संपत्ति, देखिए भारत की विडंबना, देखिए भारत की दुर्दशा, देखिए निर्वाचन के लिए संपत्ति, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, कट्टरता और निवासी होना जरूरी था, होना जरूरी था। अब आप खुद ही सोचें कि देखिए निर्वाचन के लिए संपत्ति, चलिए ठीक है, संपत्ति का तो बोलबाला हमेशा से रहा है, किसी भी चुनाव में हो संपत्ति का तो बोलबाला हमेशा रहा, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट या कह लीजिए जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा है ये सांप्रदायिकता और कट्टरता। ये सबसे दुखदाई पॉइंट जुड़े हैं, क्योंकि सोचो, और इसी के आधार पर देखिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा, इसी के आधार पर, मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर, आगे देखिएगा, सांप्रदायिकता के आधार पर, सोचिए आप,
सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। सोचिए क्या दुर्दशा है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आगे देखिए क्या है। इतनी सारी बातें हो गई तो लॉर्ड मिंटो साहब को जब ये हुआ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया तो लॉर्ड मिंटो साहब ने लॉर्ड मार्ले साहब को एक लेटर लिखा। उस लेटर से अवगत कराया उनको कि मार्ले साहब, आज आप नाग के दांत बो रहे हैं। समझिएगा भाई, आज आप नाग के दांत बो रहे हैं। आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए बहुत घातक होंगे। लेकिन मार्ले साहब ने इन चीजों को अहमियत नहीं दिया और वही हुआ। बहुत समय नहीं बीता, 1909 की घटना है, 1947 में हमने भगा दिया यहां से। ठीक है, 1947 में यहां से भगा दिया, रफूचक्कर हो गए, बहुत समय नहीं बीता। लेकिन मिंटो साहब को यह आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने मार्ले साहब को लेटर लिखा कि आज हम नाग के दांत बो रहे हैं, आने वाले भविष्य में इसका परिणाम बहुत ही घातक होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इतनी सारी एक व्यवस्थाएं उसमें दे दी गई और क्या किया गया, और देखो क्या किया गया और बताता हूं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या हुआ। और व्यवस्था में सांप्रदायिकता के आधार निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कर दिया गया। और इसमें जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। देखिए इसका विकास हो रहा है, बराबर वृद्धि इसमें हो रही है। और ये कह सकते हैं यहीं से जो ये वृद्धि हो रही है, आगे चल के आपके संसद का निर्माण हो जाएगा पूर्णतः, है ना। 60 सदस्य कर दिए गए केंद्रीय परिषद में। और देखिए अगले पॉइंट पे हम चर्चा करें आपसे, अगर ये प्रांतीय विधानसभा की बात कर लें हम, प्रांतीय विधानसभा की आपसे बात, सॉरी विधान परिषद, नाट विधानसभा उस टाइम, है ना, विधान परिषद की बात कर लें, विधान परिषद, तो बंबई, मद्रास, बंगाल, इनमें जो सदस्यों की संख्या है वह 50 कर दी गई। मतलब 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया, 50 कर दिया गया। ध्यान दें, फिर से एक बार पॉइंटों पर ध्यान दें। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया गया। आप सोचो, जहां ज्यादा जिस कौम के लोग होंगे, निर्वाचक मंडल या निर्वाचक मंडल जो था, जो परिसीमन आयोग था, परिसीमन आयोग जिस वर्ग के लोग वहां ज्यादा होंगे, जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे, वहां की सीट उन्हीं के लिए आरक्षित कर देगी। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। अगर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है तो वह सीट मुस्लिम आरक्षित होगी, अगर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो हिंदुओं के लिए वह सीट आरक्षित होगी। तो यहां प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाएगी ना, नहीं खड़ी होगी। आगे समझाता हूं डिटेल में कि कैसे प्रॉब्लम आती है ना। अब आगे देखो, 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया। कहां पर, बंबई, मद्रास और बंगाल में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवध, पश्चिमी सीमा प्रांत
या पंजाब कह सकते हैं, पंजाब का क्षेत्र भी इसी में आता था, पंजाब। इस क्षेत्र की अगर बात करें में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर कितना हो गया बताइए, जल्दी बताइए। 15 से बढ़ा के 30 कर दिया गया, 30 कर दिया गया। 15 से बढ़ा के 30 कर दिया गया। देख लीजिएगा अच्छे से इसको। अवध पश्चिमी सीमा प्रांत, यहां पर जो विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया। यह व्यवस्था हो गई। ठीक है। जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय विधान परिषद है, वहां पर अभी भी सरकारी सदस्यों, ध्यान दीजिए, सरकारी सदस्यों को बहुमत पर रखा गया है, बहुमत पर रखा गया है, रखा गया है। गया था। जबकि ध्यान दें अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। केंद्रीय विधान परिषद, ये देखिए केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है आपसे, ये केंद्रीय विधान परिषद है। यहां पे क्या हुआ, वहां पर अभी भी सरकारी सदस्य जो ये गवर्नमेंट मेंबर थे, इनकी संख्या को बहुमत पर रखा गया था। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत पर रखा गया, बहुमत पर रखा गया। फिर से एक बार फिर से रिकॉल कर लें। केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की बात कर रहा हूं। यहां पर सरकारी सदस्यों की संख्या को बहुमत पर रखा गया है अभी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सरकारी सदस्य होंगे, और मतलब डिस्टेंस दोनों में काफी कम हो आया था, दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो आया था, लेकिन जो बहुमत था वो अभी भी जो आपके गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनके साथ था। कहां पर, सेंट्रल में। लेकिन स्टेट में बात करें ना, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव थी, विधान परिषद थी, वहां की बात करें हम, तो देखिएगा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी, ध्यान दीजिए, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत पर रखा गया। मतलब ये सरकारी नहीं, ये जो है आपके प्रांत के निर्वाचित मेंबर थे जिनकी संख्या को बहुमत पर रखा गया। ये आपके लिए जो एक साइन है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ये साइन आपको दिखा रहा है कि भारतीयों को पार्टिसिपेशन में बहुमत मिल रहा है। धीरे धीरे अब भारतीयों का अंग्रेजी जो भारत परिषद बना रखा था उसमें धीरे धीरे भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे उसको कह सकते हैं ना, एक तरह से कि आजादी की ओर हम अपने अग्रसर होते जाएंगे। तो ये रहा। इसके बाद देखिएगा इतनी सारी आपको बातें मैंने बताए, ये सब आपको कहां पे मिला, भारत शासन अधिनियम 1909 में, जिसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। टोटल मेंबरों की संख्या कितनी बताई गई, 60। कितने, और 9 मेंबर गवर्नर के साथ थे। 9 मेंबर किसके साथ थे, गवर्नर के साथ थे। टोटल मेंबरों की संख्या हो गई 69। ठीक है, 69 मेंबरों में से 32 तो जो थे वो गैर सरकारी। मैंने पहले कहा था ये केंद्रीय परिषद है,
ये केंद्रीय परिषद है, डाउट नहीं होना चाहिए। केंद्रीय परिषद, मैंने क्या बताया था केंद्रीय परिषद के लिए कि केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों की संख्या को बहुमत पर रखा गया है। देखिए ये गैर सरकारी हैं, गैर सरकारी, और ये कौन है 37 सदस्य। 37 सदस्य क्या है सरकारी हैं। 37 सदस्य कैसे हैं सरकारी हैं, और 32 सदस्य कैसे हैं गैर सरकारी हैं। इनमें से भी 9 सदस्य, इनमें से भी 9 सदस्य जो है वो देखिएगा, उसमें से भी 9 सदस्य, एक गवर्नर का असिस्टेंट मान लीजिए एक सदस्य वो, और 7 कार्यकारिणी के, केंद्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, केंद्रीय कार्यकारिणी के 7 सदस्य। ये हो गए टोटल कितने 9 हो गए। 32 में से देखिए 5 तो मनोनयन से आते थे, मनोनीत होके कितने आए 5, ठीक है 5 मनोनयन से आए। हो गया ना, थोड़ा सा इसको हटा लूं, मैं हटा देता हूं मैं इसको, है चलो थोड़ा सा हटाना है इसको बस। देखिएगा 9 सदस्य गवर्नर वाले थे, ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, है ना। यहाँ 9 सदस्य किसके थे गवर्नर, ठीक है। एक ये खुद गवर्नर एक हो गया, दूसरा क्या हो गया गवर्नर की परिषद जो है, एक मेंबर इसका सदस्य, साधारण सदस्य, और 7 कार्यकारिणी के सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, ठीक है केंद्रीय कार्यकारिणी। अब देखिए 28 मेंबर जो हैं, 28 ये मनोनीत होते थे। ये कैसे होते थे, ये 28 मनोनीत होते थे। 28 मनोनयन हो गया, 28 का हो गया ना। अब देखो 32 में 5 मेंबर हैं, इनका मनोनयन होता था, 5 का क्या होता था मनोनयन। कितना बचा भाई, कितना काउंट करो ना, कितना बचा 32, 27 मेंबर बचे ना। चलिए 27 को भी डिवाइड करते हैं, ये कहाँ जाएंगे 27 सदस्य। ये 27 सदस्य क्या होंगे निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे निर्वाचित होंगे ये, ठीक है ये निर्वाचित होंगे। 27 में से 13 जो होंगे, 13 सदस्य जो होंगे सदस्य, वो साधारण क्षेत्र से होंगे, साधारण निर्वाचित होंगे। अब देखो आगे 12 सदस्य जो होंगे, 12 सदस्य, इनमें से 6 जमींदार और 6 मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल के तहत है। ध्यान दीजिएगा 6 मुसलमान, ये पृथक निर्वाचन मंडल जो आपको 1909 के अधिनियम, इसी अधिनियम में प्राप्त हुआ, इसी वजह से ये 6 सीट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आ गई। और कितने बचे 2 बचे ना, कितने बचे 2 बचे, 2 सदस्य वाणिज्यिक मंडल के अंतर्गत जैसे आपका होता था बंबई, मद्रास, ये वाणिज्यिक मंडल थे उस समय के। यहां से चुन के आते 2 सदस्य। कितने हो गए भाई 12, 13, 25 और 2 27, 27 निर्वाचित, 5 मनोनीत, 32 गैर सरकारी हो गए। 37 सरकारी थे, 9 सदस्य गवर्नर के होते थे और 32 मनोनयन के द्वारा आते थे, ये मनोनीत होते थे। वो 28 किसमें से आते थे मनोनयन के द्वारा आते थे, मनोनीत होते थे 28, ठीक है ना। तो अब ये टोटल कितने हो गए 28, 37 हो गए ये। तो ये हो गई केंद्रीय परिषद, है ना, ये केंद्रीय परिषद हो गई। तो अब देखिएगा इस अधिनियम के विषय में जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, जितनी भी इसमें इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं थीं, उस पे मैंने आपके साथ गहनता के साथ चर्चा किया। और मुझे लगता है कि जिस टॉपिक को मैंने आपको समझाया आपको बेहतर समझ में आया होगा। और ये भारत शासन अधिनियम 1909 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बारंबार आपसे कह रहा हूँ इसको ज़रूर
अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा। और इसके बाद हाँ, एक चीज़ और, आपसे रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ये कह सकते हैं आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को मोटिवेट करें। हम जैसे आप वीडियो को देखें उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और अपने दोस्तों में मतलब उसको शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। कारण क्या है ना, पता है कि जो यहाँ से आपको मटेरियल दिया जाता है हमारे फैकल्टीज के द्वारा, वो द बेस्ट मटेरियल होता है और उससे बेहतर कुछ नहीं, ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ। इसलिए घर बैठे आप बेहतर स्टडी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद भी आप अपने दोस्तों को जब शेयर करेंगे, आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और बेहतर तरीके से आप स्टडी करते रहें, ठीक है। और इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट 1919 के अधिनियम में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या है रॉलेट एक्ट, क्या है मतलब इसके विषय में बात करूंगा और वहाँ पर कैसे कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके विषय में जो रॉलेट एक्ट आया, उस रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, सभी विषय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे नेक्स्ट क्लास होती है उस पर मैं आपसे ब्रॉड रूप से बात करूंगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी ये टॉपिक आपके समझ में ना आया हो, आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट बॉक्स पे अपना समस्या डाल सकते हैं। जो भी यहाँ से टॉपिक से संबंधित हैं उस समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और फिर से वही बात, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अपना आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सत्य है। आपने सुना भी होगा, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसी चीज़ को चरितार्थ आपको करना है। और देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, आप अगर एक लाइक देते हैं ना, तो उससे हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हमें भी लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं लड़के हमें पसंद कर रहे हैं, हमें बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा मटेरियल देना होगा ताकि वो हमें और पसंद करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको नापसंद किया जाए, सभी लोग यही चाहते हैं। तो इसी वजह से आपसे फिर से एक बार कहूँगा, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जितने भी आपके ग्रुप चैनल्स हैं, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हों, सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें। तब तक जब तक आप इसको शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।